सो हे गाइस, व्हाट इज अप? कैसे हैं आप सभी? आई होप सब बढ़िया ही होंगे। तो आज मैं इसको लेके निकला हूँ अपनी गोरिल्ला 450 को, एक जस्ट नॉर्मल ओकेजनली राइड पे सोलो, और थोड़ा सा इसका डेप्थ रिव्यू देने का सोच रहा था मैं कि आजकल ट्रेंड में चल रही है गोरिल्ला, खासकर इस इंजन पे जो दोनों ही बाइक्स है, गोरिल्ला 452 और अपना हिमालयन 452, सेम स्पेक्स है इंजन का, सेम है, थोड़ा सा ट्यूनिंग का फर्क है, बिल्कुल माइनर सा, बट अगर आप सर्च करो तो उसको कहीं पे भी दिखता नहीं है ट्यूनिंग वाला फ़र्क। मैंने ऑनलाइन सर्च किया, कहीं पे कुछ ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा नहीं लिखा था, बस कह रहे हैं कि स्पेक्स का थोड़ा सा फ़र्क है, हल्का सा ट्यूनिंग में चेंज किया है। लेकिन मैंने हिमालयन चलाई तो मेरे को बहुत ज़्यादा फ़र्क लगा नहीं है, क्योंकि वो वैसे भी वेट में थोड़ी हैवी है, तो हल्की सी दबती है और ये एकदम से निकलती है। अभी फ़िलहाल पेट्रोल भरवाना पड़ेगा, 68 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है, जो कि होती नहीं है। इसके भरोसे तो मत चलना बिल्कुल भी। खैर अभी 2026 चल रहा है, इट्स समवेयर अराउंड मिड जून, और मैंने ये ली थी अराउंड मेरे को हो गए हैं 2.5 साल के अप्रॉक्स मेरे को हो चुके हैं इसको लिए हुए, जब नया नया आई थी मार्केट में। और अभी तो इसका नया कलर भी आ गया है, टायर में बहुत ज़्यादा बढ़िया अपग्रेड किया है। उस टाइम पे इसमें आते हैं ऑफ रोड टायर्स, और अब तो ऑलमोस्ट शायद इसके अंदर 6 या 7 वेरिएंट आ गए हैं कलर्स के, तो जिसमें कुछ के अंदर थोड़ा बहुत फ़र्क है, काफ़ी, सिर्फ कलर्स का फ़र्क नहीं है, बहुत चीज़ों का फ़र्क है। और सबसे बड़ी बात, मेजर चीज़, मैंने तो इसका हैंडल भी चेंज कर दिया है, क्योंकि मेरे को थोड़ी कैफे रेसर स्टाइल चाहिए थी। तो बात ऐसी है कि देखो, इसकी एवरेज की बात तो करेंगे सबसे लास्ट में, ठीक है, एवरेज क्या देती है ये, अभी फ्यूल अप करवाएंगे फिर करेंगे लास्ट में इसकी एवरेज की बात। बट मैं आपको बताने वाला हूँ वहाँ, जिसमें कि भाई मैंने इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन कर रखी है, थोड़ी बहुत लोडिंग जो मेरी है मैं आपको वो बताऊंगा, जिसमें कि मैंने इसमें क्या क्या कर रखा है। मुझे सबसे बढ़िया लगती है इसकी हैंडलिंग बाइक की, क्योंकि इतनी जल्दी फ्लिक होती है ये, और इतना लाइट वो है, जबकि ये 187 kg के आसपास की बाइक है, शायद से 180 के अराउंड है शायद ये बाइक। स्पेक्स की बात कर लेते हैं, जैसे कि इसमें है 40 bhp और 40 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क सेम, और इसका टायर सेगमेंट सबसे बड़ी बात है कि 17 इंच के अलॉय आते हैं इसमें। 17 इंच की वैसे ही बहुत डिमांड होती है, इसमें 17 ही आता है। और आगे का टायर का सेक्शन है 120 और पीछे है 160, तो ग्रिप का तो कोई इशू आता नहीं है इसके अंदर। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। इस टाइप की ऑफ रोड आ जाए तो अपने को डरने का नहीं होता, अपने को ऐसे उतार देना होता है दिल्ली में। इसलिए ये और ये हिमालयन इसीलिए बनी हुई है कि लोग रुकेंगे और हम उतार के ले जाएंगे ऐसे। जब आपके पास ऐसी बाइक है तो आप क्यों ये गाड़ियों के पीछे चला रहे हो? उतारो नीचे, चलाओ इनको। इनका पर्पस है भाई, यही बना हुआ है, ये बनी है इस चीज़ के लिए बाइक। इनको ऑफ रोडिंग कराओ, टूरिंग पे ले जाओ। देखो मेरा पर्पस क्या है इस बाइक को लेने का, मेरी संडे राइड हो जाती है, ठीक है, टूर करना होता है टूर कर लेता हूँ। थोड़ी सी एक्सेसरीज वगैरह जो लगी हुई है वो भी मैं आपको काउंट करा दूंगा क्या क्या लगा रखा है मैंने इसके अंदर। और जिसने भी जयपुर वाला ब्लॉग देखा हो उसको पता ही है कि मेरा हैंडल और जो एक शॉकर का इशू था वो भी थोड़ा सा ठीक करा दिया मैंने, वो बाय डिफ़ॉल्ट सभी में है इसमें, लेकिन वो ठीक हो चुका है। पावर नो डाउट बहुत बढ़िया है,
और लोग समझ नहीं पाते कि ये मतलब क्यों बनाई है, कैसे से बनाई हुई है, कुछ लोगों को समझ नहीं आती अभी भी। और कुछ हंटर वाले लोग समझते हैं कि ये हंटर ही है, तो बेकार में रेस लगाने जाते हैं कई बार। ये हंटर और हिमालयन की मिक्स है। हंटर की तरह छोटी सी बॉडी, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं, और हिमालयन की तरह पावर। सेम इंजन, शेरपा इंजन। और शेरपा इंजन इतना बढ़िया चला है इंडिया में आके। और वैसे तो स्पेन में जब ये लॉन्च हुई थी तो वहाँ बहुत बढ़िया चली थी, सारे ब्लॉगर्स ने इतना डाला था इसके बारे में रिव्यू वगैरह। तो सबसे पहले स्पेन में लॉन्च हुई थी, स्पेन के बाद ये इंडिया में लॉन्च हुई है। लेकिन एक चीज़ जो मुझे इसमें लगती है ना, वो बस ये है कि इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं आता दोनों ही बाइक्स में, ना हिमालयन में ना इसमें। और पर्टिकुलर ये बाइक है डायरेक्ट कॉम्पिटिटर ऑफ ड्यूक 350, क्योंकि और हाँ, सबसे मेजर बात तो यही है कि सभी कंपनीज ने अपने इंजन डाउनग्रेड किए हैं। चाहे ट्रायम्फ ले लो, चाहे KTM ले लो। KTM ने डाउनग्रेड नहीं किया ना, दोनों मॉडल निकाल दिया। वैसे उन्होंने 390 499cc वाला भी निकाल दिया है, LC वाला इंजन, और 350cc में भी निकाल दिया कि अब जिसको जोन सा लेना है ले लो। और 250 भी उनके पास ऑब्वियसली है ही बात, ड्यूक 250। तो अब तो काफ़ी कंपटीशन हो गया इसमें। मेजरली तो ये 350 को कॉम्पीट करेगी। लेकिन यही है कि मैंने जब ड्रैग की थी थोड़ी सी, तो बात तो है इसमें दम है। 390 को भी एक टाइम तक तो रखा हुआ था इसने दबा के, काफ़ी देर तक दबा के रखा हुआ था। और अराउंड हम 140 के अराउंड पे थे जब हमने दबाया हुआ था मैंने ड्यूक को। बट वही है, उसकी लाइट वेट से ऐसी है, लाइट है, पूरी बाइक ही वो लाइट है, वो बनी ही स्पोर्ट्स के लिए बिल्कुल। उसके एरोडायनामिक्स उस हिसाब से है, हर चीज़ बनाई गई है उसमें उस हिसाब से। और इसकी सबसे अच्छी बात है कि इसकी प्राइस रेंज भी सही है। जिस प्राइस में ये आती है उस प्राइस में 450cc पे कुछ नहीं आता है। देखो, इसकी सीट हाइट की बात की जाए तो 5-10 का इंसान बड़ा आराम से, 5-6 भी आराम से चला लेता है बंदा। मेरी 5-11 है, मैं तो आराम से फ्लैट फुट कर लेता हूँ। लेकिन 5-6-8 वाला बंदा आराम से चला सकता है इसको, ऐसी कोई बात नहीं है। थोड़ा सा हैवी है अगर झुक जाए तो एक साइड, तो वैसे हैवी है, क्योंकि मेरे से भी कई बार मेरे को लगता है भाई 1-2 बार झुकी है मेरे से, तो हैवी है। अदरवाइज़ बंदा आराम से चला लेगा 5-6 वाला भी। अगर मैं इसकी पहली सर्विस की बात करूँ तो मेरे को वो पड़ी थी 1800 से 2000 के आसपास की। और सेकंड सर्विस मेरे को पड़ी थी 2500 के आसपास की, 2000 से 2500। और वही थर्ड सर्विस की अगर बात करूँ जो मैंने लास्ट करवाई थी इसमें 10,000 किलोमीटर पे, वो थी इसकी 10,030 रुपये की, जिसमें ब्रेक पैड वगैरह सब चेंज हुए थे, एक गैस किट कुछ थी कोई, और ब्रेक पैड्स थे। मेजरली क्या है कि ब्रेक पैड्स का कॉस्ट आता है इसका। ब्रेक पैड्स महंगे हैं क्योंकि 3600 का पीछे का है जो कंपनी से है इंक्लूडिंग GST, और 3200 का फ्रंट का है। तो ये जो दो खर्चे हैं ये आपके हर 10,000 किलोमीटर पे हो सकते हैं अगर आप थोड़ा सा भी तेज़ चलाते हो या एकदम से पैनिक ब्रेकिंग या हार्श ब्रेकिंग करते हो किसी भी टाइप से, तो ये रहेंगे आपके खर्चे। ये आप अवॉइड नहीं कर सकते हो किसी भी हाल में। ये इसका कुछ वॉक अराउंड है वीडियो, ये ऐसी सी दिखती है, देख लो। इसमें ये जो हैंडल है वो चेंज कराया हुआ है, ये क्लिप ऑन्स डाल रखे हैं मैंने इसमें, ठीक है। 17 इंच के अलॉय है जो कि स्टॉक आता है, जिसमें 120 mm सेक्शन है, देखो टायर। और इस हैंडल बार के साथ कुछ छोटी छोटी चीज़ें मैंने चेंज कराई थी, वो है ये इंडिकेटर, क्योंकि इसके स्टॉक इंडिकेटर इसमें नहीं लग रहे थे, तो ये इंडिकेटर यहाँ पे चेंज करा था। एक प्लेट यहाँ पे हमने काट के ये दिख रही हो तो ये लगाई है, ये इसमें चार्जिंग का ऑप्शन था, ये यहीं पे सेट करा हुआ है। ये जिप टाई से सेट है, क्योंकि पहले इसमें पर्टिकुलर इस हैंडल में यहाँ पे ऑप्शन था जहाँ पे टाइड हुआ था अच्छे से, ठीक है। प्लस ये इसका हज़ार्ड स्विच, हज़ार्ड है इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो आता है। ये HJG की गॉड्स है जो मैंने अपग्रेड की थी इसमें, ये भी DRL पे चल रही है, ठीक है। ये मैंने इसमें अपग्रेड कराई थी क्योंकि स्टॉक लाइट्स तो आपको पता ही कैसी होती है, ठीक है। तो ये मेरे को कहीं ना कहीं कॉस्ट पड़ी थी 6 से 6,500 रुपये की। विद प्लग एंड प्ले मैंने जुगाड़ करवाया इसका, एक प्लग मंगा के स्पेशली इसके लिए प्लग मंगाया था मेरे फ्रेंड से, वो लगा हुआ है। ये मिरर्स इसमें चेंज है, बार एंड्स ये मैंने थोड़े अच्छी क्वालिटी के मंगवाए थे, तो ये देख लो, ये भी ठीक है। और अगर इधर की साइड आए तो इसमें मोटोटॉक के ये टूरिंग सॉल्यूशन लगा हुआ है, जिसमें कि ये टॉप रैक है, ये साइड के लिए है पूरा बैग वगैरह लगाने के लिए, ठीक है। ये दोनों मिला के मेरे को अराउंड समवेयर अराउंड पड़े थे 3900 का ईच। और इसकी ये लाइट्स बहुत प्यारी लगती है, पीछे इसमें ही ब्रेक लाइट के अंदर ही इंडिकेटर्स है। और पीछे का अगर टायर देखो तो ये देखो कितना वाइड है, ये 160 सेक्शन है। इसमें आते हैं C8 का ग्रिप एक्सल। और अगर डिस्क की बात की जाए तो इसमें आती है 310 mm की डिस्क। ये स्पीति का स्टिकर, ये मैंने कुछ स्टिकरिंग कुछ मेरे को मिली थी
कुछ मैंने मंगवाई थी इसमें, और मैंने अभी तक ये नहीं हटाया यहाँ से, ठीक है। तो और मैंने इसमें लगा रखा था ये क्रैश गार्ड नीचे का, अंडर बेली प्रोटेक्शन, सम्प गार्ड भी कहते हैं जिसको। और ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छी खासा है इसका, 169 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है इस बाइक के अंदर, तो अच्छा खासा हाइट है उस हिसाब से भी। और अगर हम यहाँ ऊपर आ जाए तो यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या मिलता है ये देखिए। यहाँ पे टाइम आता है, टेम्परेचर आ रहा है, ओडोमीटर है, ये साइड स्टैंड इंडिकेटर है, गियर पोजीशन इंडिकेटर है, प्लस स्पीडोमीटर आता है यहाँ पे। और स्पीडोमीटर के ऊपर जो है वो है आपका मोड्स का ऑप्शन, वो मोड्स बताता है। बाकी ये इंजन माल फंक्शनिंग वगैरह और इंजन लाइट एंड ABS की लाइट और ये फ्यूल इंडिकेशन। प्लस अगर इसमें नीचे जाए हम इधर तो ये ट्रिप 1 हो गया, ट्रिप 2 फ्यूल रेंज, फ्यूल कंजप्शन, वोल्टेज, और ये सर्विस ड्यू इन, और ये टेम्परेचर। सबसे बड़ा फ़ायदा है ये 90,000 डिस्प्ले है, 60 to 90,000 पूरा ज़बरदस्त सपोर्ट करता है। और इसकी फ्यूल टैंक की बात की जाए तो 11 लीटर का फ्यूल टैंक है इसमें, जिसमें कुछ भी नहीं हो पाता है, तो आप समझ ही सकते हो। समझ रहे हो आप समझ रहे हो। मोटा मोटा अगर एवरेज को माने इसकी, तो सिटी के अंदर अगर आप ढंग से चलाओ तो ये एवरेज 20 से 22 की देती है, कई बार 25 की, अगर बिल्कुल ही आपके सिटी में ट्रैफिक वगैरह नहीं है तो। नहीं तो 20 से 22 इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना, ठीक है, सिटी के अंदर। तो फिर ट्रैफिक बहुत है E20 के बाद, और अब तो E85 आ गया, तो बिल्कुल ही एवरेज इसमें तो, ये तो E20 कंप्लाइंट है, E85 का कुछ कह नहीं सकते कि क्या देगी इसमें क्या नहीं देगी। ऑब्वियसली जब E20 में ही काफ़ी एवरेज डाउन है तो उसका तो कह नहीं सकते कुछ। देखो 2.5 साल में मेरे को तो इस बाइक में कोई इशू लगा नहीं अभी तक, मेरे लिए बढ़िया ही चल रही है। थोड़ा सा मेरे को इशू था सर्विस का, क्योंकि मैं R15 से इसका आया था, R15 वर्जन 3 थी मेरे पास, तो उसकी सर्विस कॉस्ट और इसकी सर्विस कॉस्ट में बहुत ज़्यादा अंतर है। ये आपकी सर्विस थोड़ी सी महंगी हो जाती है इसमें जाओ तो, मतलब आप ये मान के चलो कि अगर आपको सर्विस कराने जाना है तो 3,000 रुपये तो आपके कहीं नहीं गए, मिनिमम 3,000 रुपये लगी जाएंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ एक आध छोटा मोटा आइटम चेंज हो रहा होता है, टॉपअप हो रहा होता है, कोई गैस किट है, कोई नट बोल्ट है, कुछ है छोटा मोटा, तो वो है। वाइब्रेशन की इसमें कोई इशू मेरे को अभी तक मिला नहीं है। क्रैश गार्ड मैंने लगाए थे, वो मेरे को कुछ खास पसंद नहीं आया इसमें क्रैश गार्ड, तो मैंने वो हटा दिए। एक बार लाइट की मैं नाइट में इसकी वीडियो डालता हूँ, अभी इसी ब्लॉग के एंड में मैं इसकी लाइट की वो विजिबिलिटी आपको दिखा दूँगा कि बहुत ही बेस्ट लाइट है ये। अगर आप पैसा खर्च कर रहे हो तो अच्छी चीज़ में करो। तो अब नाइट लाइट का इसका रिव्यू करते हैं। ये गॉडसाई का ये ऑन की मैंने चाबी, ये हो गई DRL ऑन इसकी, तो विजिबिलिटी देख सकते हो DRL की ठीक ठाक है यहाँ से देखे तो। अभी मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। ये है सिंगल लाइट, ठीक है, हाँ जी ठीक है। ये है नॉर्मल लाइट इसकी, ये गॉडसाई का सिंगल प्रोजेक्टर में। अभी गाड़ी आ गई है, 1 मिनट रुको। तो एक गाड़ी की लाइट देखी होगी अभी आपने इसमें, और इसकी लाइट देखी होगी, तो कितना फ़र्क है देखो। अब इस लाइट को मैं कर देता हूँ हाई पे। अब ये है हाई बीम इसकी, तो फ़र्क देख सकते हो कितना ज़्यादा फ़र्क है। मतलब स्टॉक लाइट और फालतू की यहाँ पे वो लगाने से बेटर है कि इतनी सारी लाइट से एक सिंगल लाइट 1 स्पॉट सोल्यूशन, सीधी बात, एकदम बढ़िया। ये वापस लो कर दी मैंने। तो गॉडसाई इज़ बेस्ट लाइट इस टाइम अभी जो मार्केट में अवेलेबल है इस बाइक के लिए, और मल्टीपल और बाइक से भी लग जाएगी। बस आपको करना क्या है कि अपने जिससे भी फिट कराओ उसे ये बोलो कि इस पर कपलर वाली वायरिंग बना दे बस इसकी। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही है। आपको लाइट का भी रिव्यू मिल गया, कैसी है लाइट। अच्छी खासी लाइट है भाई साहब, डीपर मारो दूर तक लाइट जाती है। मेरी साइड से रिकमेंडेड है, बस आपको अपने टेक्नीशियन को बोलना पड़ेगा कि भाई इसका कपलर वाली फिटिंग बना दे बढ़िया, ताकि कल को सर्विस में या किसी भी टेक्निकल इशू में जब कभी आपको इंश्योरेंस क्लेम कराना पड़े तो दिक्कत ना हो। अब ये देखो यहाँ कितनी बढ़िया लग रही है, और इसी को अभी मैं हाई कर दूंगा उस वाले लेन में जाके। अभी ये मैं इधर की साइड पे हाई कर देता हूँ।
और ये देखो भाई, बहुत ज़बरदस्त लाइट है भाई, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त।